नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। सामने पीएम मोदी और इधर राहुल गांधी संसद में चीन पर क्या बोलने लगे कि अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक सब भड़क गए। क्या चीन बॉर्डर पर टैंक लेकर भारत पर अटैक करने वाला था? राहुल के दावे का कंप्लीट सच बताने वाला चैप्टर आज खोलूंगा। मोदी को डरपोक साबित करने के चक्कर में राहुल का नया कांड, वो गलती कर दी कि फिर लेने के देने पड़ गए क्या? इसके अलावा बंगाल में मोदी के लिए लोगों ने ऐसा क्या किया कि ममता दंदनाती दिल्ली पहुंच गई और गदर क्यों काट दिया? इधर ममता भिड़ने के मूड में, उधर बंगाल के ओवैसी ने हिंदुओं से माफी क्यों मांग ली? आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। साथ ही उधर बलोच आर्मी ठोक रही, इधर टीम इंडिया से वर्ल्ड कप में ठुकाई का ऐसा डर पाकिस्तान ने सरेंडर ही कर दिया क्या? इंडिया से वर्ल्ड कप में खेलने से मना करने वाले पाकिस्तान का क्या भूत बना देगा आईसीसी? बलूचिस्तान में मुनीर के फौजी पिट रहे, भाग रहे, इस बार बलूचिस्तान में निपट ही जाएगा क्या पाकिस्तान? और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, मिठाइयों पर ये जो चांदी और सोने का वर्क लगा रहता है ऊपर, ये लगता क्यों है, कैसे शुरू हुआ और क्या इसको खाना सेफ है? खा के सोचें कभी। आज इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। अजीत पवार के निधन पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौत के पीछे कुछ गड़बड़ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीपी मर्जर को लेकर बीजेपी ने अजीत पवार को धमकाया था। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा कि अजीत पवार की चिता की आग ठंडी होने से पहले शपथ लेना चौंकाने वाला है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सलमान खान और रोहित के घर एक ही पैटर्न में फायरिंग की गई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लॉरेंस गैंग के शुभम लोनकर ने हमलावरों के लिए फंडिंग की थी। आतंक फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए कश्मीर में छापेमारी की है। तलाशी अभियान श्रीनगर, बारामूला, सोपोर और बांदीपुरा में चलाया गया। पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में बैन किए गए ग्रुप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। नोकझोंक और धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस मामले में सरकार ने कोई पहल नहीं की। ईरान के नेता खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुली चेतावनी दी है। खामनेई ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यह सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, यह जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान कोई समझौता करने पर सहमत हो जाएगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। सामने पीएम मोदी, इधर राहुल गांधी संसद में चीन पर क्या बोलने लगे कि अमित शाह और राजनाथ सब भड़क गए। क्या चीन बॉर्डर पर टैंक लेकर भारत पर अटैक करने वाला था? राहुल के दावे का कंप्लीट सच बताने वाला चैप्टर। मोदी को डरपोक साबित करने के चक्कर में राहुल का नया कांड, वो गलती कर दी कि फिर लेने के देने पड़ गए क्या? सबसे पहले इसके बारे में बात। राहुल गांधी को अक्सर बीजेपी अपना स्टार कैंपेनर कहती है। भाई कहेगी नहीं, काम ही ऐसा करते हैं। जब बोलते हैं तो कांग्रेस और इंडी वालों का तगड़ा नुकसान करा के ही मानते हैं और फायदा कराते हैं नरेंद्र मोदी का। आप देखिए कि जिस वक्त देश में बजट के इंपैक्ट पे बात चल रही, जिस वक्त सामान्य वर्ग और यूजीसी के नियमों को लेकर घमासान मचा है, उस वक्त राहुल गांधी और उनकी टीम को पता नहीं कहां से ज्ञान बोध हुआ कि वो चीन से टकराव की कोई पुरानी खबर लेकर आ गए। वो भी ऐसा ठस्सी बाल निकाल कर लाए जिसके चलने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। भाई चीन की बात भी पुरानी हो गई, चीन से टकराव की बात भी पुरानी हो गई। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ग्लोबल ऑर्डर पलट दिया, उसमें अब चीन खुद भारत से लड़ने की नहीं सटने की बातें कर रहा है। लेकिन पता नहीं कौन राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिखता है, कौन रिसर्च वर्क देता है। राहुल गांधी आज चीन का मामला लेकर आ गए और संसद में ऐसा बवाल काट दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं दिख रहा था। राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, लेकिन बोलने लगे चीन के साथ टकराव वाली पुरानी बात पर। इसमें भी वो हवाला देने लगे एक पूर्व आर्मी चीफ की ऐसी किताब का, जो किताब अभी तक छपकर मार्केट में भी नहीं है। ना तो ये किताब छपी, ना इसके वो अंश वेरीफाइड है जो राहुल गांधी पढ़ रहे हैं। और जिन अंशों को राहुल गांधी ने आज कहानी बनाकर संसद में माहौल बना दिया, वो छपी भी है कि नहीं, किताब का हिस्सा है भी कि नहीं, ये कोई नहीं जानता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए, गृह मंत्री अमित शाह खड़े होकर बोलने लगे कि क्या कर रहे हैं। स्पीकर को बार बार मना करना पड़ा।
राहुल गांधी संसद के नियम कायदे समझें तब तो। राहुल गांधी मानने वाले ही नहीं थे। इसी में संसद में 3-3 बार गजब का बवाल हुआ। आज आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी संसद में पूर्व आर्मी चीफ की किस किताब, किस बयान का जिक्र करके नरेंद्र मोदी को घेरने चले थे। पूर्व सेना अध्यक्ष की लिखी हुई, सो कॉल्ड लिखी हुई कौन सी लाइन है भाई, जिसको लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस लाइन, एक लाइन से मोदी जी डर गए हैं, मोदी सरकार डर गई है, उन्हें बोलने नहीं दिया। इनका पूरा जीवन ही बीत रहा है यह साबित करने में कि नरेंद्र मोदी को मैं कैसे डरपोक साबित कर दूं। इनको चुनाव जीतने पे फोकस नहीं है, इनको क्या पब्लिक का मुद्दा है इस पे फोकस नहीं है। इन्होंने मन में ठान लिया है कि मैं बैठूं 200 साल बाहर बैठूंगा सत्ता में, लेकिन पब्लिक को एक बार तो यकीन दिला दूंगा कि मोदी डरपोक है। आपको यह भी बताऊंगा कि वो किस्सा कौन सा है जब चीन के टैंक आ गए थे, जिसका राहुल गांधी जिक्र करना चाहते थे। पीएम मोदी ने तब क्या ऑर्डर दिया था, उनकी सो कॉल्ड जो किताब है राहुल गांधी जिसको जिक्र कर रहे थे उसके हिसाब से। आपको बताऊंगा कि कैसे खुद पूर्व आर्मी चीफ कई मौकों पर चीन को लेकर वो बयान दे चुके हैं, जिससे राहुल गांधी का नैरेटिव धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन आज संसद के अंदर जो तगड़ा बवाल हुआ, पहले उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। गारंटी ऑथेंटिक है, इसमें नारावाने किसी का बदमाशी से सदन नहीं चलेगा। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है, वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। मीडिया के सामने जो लोग हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक इन लोगों को ग्राउंड सिचुएशन का मालूम नहीं होगा, और फिर से मैं कहूँगा कि आप इतिहास पढ़ें। देखिए, अब इसे संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, जो मन कह दीजिए, लेकिन आपने गौर किया होगा कि जब भी संसद का कोई सत्र शुरू होने वाला होता है, तब कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, कोई ना कोई वीडियो आ जाता है, कोई ना कोई आर्टिकल छप जाता है, जिसे बंदूक बनाकर इंडी वाले नरेंद्र मोदी पर तान देते हैं। एकदम संसद सत्र शुरू होने वाला रहेगा, उसके कुछ घंटे, कुछ दिन पहले ऐसा हो। कभी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रातों रात आ जाएगी, कभी कुछ ना कुछ होगा, और उसके बाद राहुल गांधी और पूरा इंडिया अलायंस बवाल काट देगा संसद। लेकिन इंडी वालों का बैड लक ही इतना खराब है कि हर बार जो बंदूक निकालते हैं उससे गोली ही नहीं निकलती, इनको मुंह से ठाए ठाए करना पड़ जाता है। यही हाल इस बार भी हुआ। 2 दिन पहले एक मैगजीन में आर्टिकल छपा, उसी आर्टिकल को लेकर राहुल गांधी लोकसभा में आ गए कि ना मैं पढ़ूंगा, पढ़ के सुनाने लग गए। यह आर्टिकल था पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की उस किताब को लेकर, जो किताब अभी तक पब्लिश होकर मार्केट में आई भी नहीं। किताब तो पब्लिश हुई नहीं, लेकिन पता नहीं कौन से छुपे एजेंडे के तहत इस किताब का रिव्यू चल रहा है, और इस रिव्यू के आर्टिकल मैगजीन में छापे जा रहे हैं, जिस आर्टिकल का हवाला देकर आज राहुल गांधी ने संसद में बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी को बोलना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, वो बात करने लगे चीन को लेकर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की एक ऐसी किताब के अंश की जो किताब अभी तक किसी ने देखी नहीं। लेकिन राहुल गांधी पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब का हवाला देकर बॉर्डर पर चीन के टैंकों की बात करने लगे। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, तगड़ा बवाल मच गया। ऐसा हंगामा हुआ जो सदन में कम ही देखने को मिलता है। करीब 46 मिनट तक, 46 मिनट तक नेता विपक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के बीच जमकर टकराव हुआ। राहुल गांधी इस बात पर अड़े थे कि वो तो पूर्व सेना अध्यक्ष की सो कॉल्ड किताब का हिस्सा बताकर रहेंगे, और सरकार इस बात पर विरोध कर रही थी कि भाई जो किताब प्रकाशित नहीं हुई, जिसके अंश वेरीफाइड नहीं, उसे राहुल गांधी संसद में कोट कैसे कर सकते हैं, ये नियम के खिलाफ है। लोकसभा स्पीकर ने भी सदन के नियमों का हवाला देकर राहुल गांधी को मना किया। राहुल गांधी तो अड़ गए। ये खींचतान करीब 46 मिनट चली बॉस, और उसका एक छोटा सा हिस्सा आप देखिए क्या क्या बवाल हुआ है, फिर आपको बताता हूं कि सच्चाई क्या है। This is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks
were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। So this is 100% authentic. 100% authentic. यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूं स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे? सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात है। आप पिछले कुछ सत्र उठा के देख लीजिए, हर बार राहुल गांधी कुछ ऐसा करते हैं जो नियमों के खिलाफ होता है और वो उसको नैरेटिव देते हैं कि अरे डर गए डर गए डर गए। भाई वो कह रही है, लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि भाई जो नियम के खिलाफ वो आप कैसे करने दिया जाए। आप लोकसभा में जो भयंकर हंगामा मचा उसका ये तो छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाया हूं। अभी तो इस टकराव के और भी कई हिस्से आपको दिखाऊंगा कि कहां ले गए राहुल गांधी पूरा मसला। लेकिन पहले आपको यह पूरा मामला समझा देता हूं कि राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, कब चीन के टैंक बॉर्डर पर आ गए वगैरह वगैरह। दरअसल राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की एक किताब है जिसमें चीन से संभावित झड़प की बात बताई गई। इस किताब के कुछ अंश एक मैगजीन में भी छपे हैं जिसका जिक्र आज राहुल गांधी सदन में कर रहे थे। पूर्वी लद्दाख में यह घटना 31 अगस्त 2020 की है। इस मैगजीन का दावा है कि किताब में छपा है कि चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल गांधी ने मैगजीन में पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे के हवाले से यह दावा किया कि सामने चीन के सैनिक थे, सेना ऑर्डर का इंतजार कर रही थी, लेकिन पीएम मोदी फैसला ही नहीं ले पाए। अब वैसे तो यह बात 2020 की है, हम चल रहे हैं 2026 में। 6 साल पुरानी बात राहुल गांधी अचानक लेकर चले आए संसद में सत्र शुरू होने से ठीक पहले। इसकी क्या मिस्ट्री है? लेकिन राहुल गांधी ने एक मैगजीन में छपे आर्टिकल को हथियार बनाकर संसद में हंगामा काट दिया। कैसे सदन के अंदर राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह भी भिड़ गए, एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि असल में उस मैगजीन में एमएम नरवणे ने जो सो-कॉल्ड दावा है कि भाई एमएम नरवणे ने कहा था, सेना प्रमुख ने पूर्व, उसकी कहानी राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर बताने पर वो क्यों अड़े हैं और उस कहानी की सच्चाई क्या है। जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल है। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं किया। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी।
सवाल है। So, Naravane ji writes. No. I'm not quoting that. I'm not quoting it. Let me speak, sir. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के सर, नेता, आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं Sir, you are ये मत आरोप लगाइए। मैं Because ऑर्डर सर, आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। सर, देयर वाज अ बॉर्डर, on the border there was forces of some country Yes. that were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The आप बोलना Chief नहीं of Army चाहते माननीय Staff- सदस्य, प्लीज। अब तो मैं कोई बोल ही नहीं रहा हूं। बिकॉज सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। Yeah. मुझे अच्छा, तो एक मिनट बैठे हैं आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले। मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। Yeah. आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? अब आपको भी लग रहा होगा राहुल गांधी इतना लोड लिए हुए हैं कि मैं तो वो लाइन पढ़ूंगा ही तो जरूर कुछ तूफानी होगा। अभी आपको बताऊंगा कि इनका तूफान क्या है, और आप भी माथा पीट लेंगे कि बाप रे, इसके लिए इतना बवाल काटे हैं। जब राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया तो बाहर पूरी कांग्रेस पार्टी ने हल्ला काट दिया। कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह के पोस्ट करने लगी। बहादुर सेना का कायर प्रधानमंत्री। मैंने बोला ना, इनका एक ही फोकस है, कैसे नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी कमजोर। ये इनको किसी तरीके से ये घिसा पिटा वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है। पब्लिक सुन नहीं रही है, लेकिन वही बजा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मैगजीन का आर्टिकल शेयर किया, तो जो कथित तौर पर एमएम नरवणे के बयान के आधार पर लिखा गया। इसी को लेकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ये माहौल बना रही है कि अगर एमएम नरवणे का पूरा बयान सामने आ गया तो पीएम मोदी, राजनाथ सिंह एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए वो राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दे रहे। लेकिन राहुल गांधी भी अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि बात सिर्फ एक लाइन की है जिससे पीएम मोदी डर रहे हैं, और वो लाइन वो सदन में बोल के रहेंगे। यानी नेता विपक्ष राहुल गांधी कल सदन में फिर इस बात को उठा सकते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि वो लाइन कौन सी है जिसका जिक्र राहुल गांधी करने के लिए उतावले हैं और दावा कर रहे हैं कि एक लाइन से पीएम मोदी डर जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह जी, पूरी सरकार डरी हुई है। वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। भाई राहुल गांधी बोले ना बोले, लेकिन उन्होंने ट्वीट तो कर ही दिया है, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं मैं ही आपको विस्तार से बता देता हूं कि पूर्व सेना अध्यक्ष ने क्या कहा, जो बात राहुल गांधी संसद में बताना चाह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर वो बात सामने आ गई तो पीएम मोदी हिल जाएंगे। ये तो वैसे कई बार भूकंप ला चुके हैं जिससे कुछ नहीं हिलता, लेकिन खैर ठीक है। दरअसल पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे, जो दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 के बीच देश के सेना प्रमुख रहे, उनकी एक अनपब्लिश्ड किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उसी किताब का एक अंश एक मैगजीन ने छापा कहकर कि हां ये उस किताब में। शीर्षक था नरवणेज मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अब इस आर्टिकल में जो लिखा है वो आपको कांग्रेस के हवाले से बताता हूं, क्योंकि इस आर्टिकल को कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया। इस आर्टिकल में 31 अगस्त 2020 की कहानी बताई गई।
जब चीन के टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। यह दावा है आर्टिकल में। आर्टिकल में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना के नदन कमांड के चीफ हैं, उन्हें 31 अगस्त को रात 8:15 पर एक कॉल आया। उन्हें जानकारी दी गई कि चीन के 4 टैंक और सेना की एक टुकड़ी पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर एक खड़ी पहाड़ी पर आगे बढ़ रहे हैं। यह टैंक भारत की कैलाश रेंज स्ट्रैटेजिक हाई ग्राउंड से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर थे। भारतीय सेना की तरफ से फायरिंग कर चीन को वार्निंग भी दी गई, लेकिन चीन के सैनिक आगे बढ़ते गए। यह बात जब तत्कालीन सेना प्रमुख MM नरवणे तक पहुंची तो उन्होंने राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और तब के CDS जनरल विपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर सबको कॉल लगाया और हर किसी को कॉल लगाकर यही पूछा कि व्हाट आर माय ऑर्डर्स, यानी मेरे लिए क्या आदेश है। मैगजीन में MM नरवणे के हवाले से कहा गया है कि उन्हें कोई क्लियर ऑर्डर नहीं मिला। जब चीन के टैंक और पास आ गए और रेचिन ला से 1 किलोमीटर की से भी कम दूरी पर थे, तब करीब 9:25 पर MM नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फिर कॉल किया और क्लियर डायरेक्शंस के बारे में पूछा, लेकिन कोई निर्देश नहीं मिला, यह मैगजीन कहती है। इस बीच चीन की सेना के कमांडर मेजर जनरल ल्यू लिन की तरफ से हालात को कूल डाउन करने का मैसेज आया और कहा गया कि दोनों सेनाएं सुबह इस पर बातचीत करेंगी। हालांकि कुछ देर बाद फिर यह बात चली कि चीन के टैंक नहीं रुक रहे और वो कुछ ही मीटर की दूरी पर है। मैगजीन में MM नरवणे के हवाले से कहा गया कि इस वक्त उनके लिए हालात मुश्किल भरे थे। एक तरफ उनकी सेना के कमांडर थे जो ओपन फायर के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ सरकार की कमेटी थी जो अभी तक क्लियर कट ऑर्डर नहीं दे रही थी। इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को फिर से कॉल लगाया, जिस पर रक्षा मंत्री ने उन्हें कॉल बैक करने का भरोसा दिया। इसके बाद 10:30 पर रक्षा मंत्री ने MM नरवणे को कॉल किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने PM मोदी से बात की है और प्रधानमंत्री का एक ही लाइन में निर्देश है कि जो उचित लगता है वो कर दो। अब इसमें पहली बात तो यह है कि जो जनरल नरवणे की किताब के अंश मैगजीन के आर्टिकल में छापे गए वो वेरीफाइड हैं नहीं है, इस पर तो पहला सवाल है, क्योंकि जनरल नरवणे खुद बता सकते हैं कि भाई ये अंश वाकई उनकी किताब में है या नहीं, क्योंकि किताब तो छप के आई नहीं। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सही, अगर मान भी लें कि जनरल नरवणे की किताब के हवाले से जो अंश इस आर्टिकल में छापे गए जिन्हें राहुल गांधी आज संसद में सुनाना चाह रहे थे और मैंने अभी आपको पढ़ के सुना दिया, अगर मान भी लें कि यह बात सही है, तो इससे नरेंद्र मोदी को कैसे राहुल गांधी घेर पाएंगे भाई? क्योंकि इसमें तो साफ लिखा है कि PM मोदी ने एक लाइन में कह दिया था रक्षा मंत्री को कि जो उचित लगता है कर दीजिए। मतलब PM ने सेना को खुली छूट दी थी कि चाइना है या होनोलुलु है, फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो करना है कर दो। अब इससे ज्यादा कोई क्या छूट देगा जी? इससे ज्यादा कोई क्या हिम्मत दिखाएगा जी? इसको डरपोक होना कहते हैं। डरपोक होना तो उसको ना कहते हैं कि भाई पूरी की पूरी जमीन चली गई नेहरू जी के जमाने में और कुछ कर नहीं पाए। डरपोक होना तो इसको कहते हैं कि बाद में बताया कि भाई हम बॉर्डर के पास कुछ बना नहीं रहे हैं क्योंकि चाइना से हमारे रिश्ते ना खराब हो जाएं। डरपोक होना तो इसको कहते हैं कि भाई बंजर जमीन है, चली ही गई तो क्या, और बाद में संसद में लोगों ने पूछा कि अगर मेरे सिर गंजा है तो मेरा सिर काट दीजिएगा क्या? यहां एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चाइना है तो कोई बात नहीं, जो करना है करो। राहुल गांधी की टीम कार्यकारी इससे मोदी डरपोक साबित हो जाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, 46 मिनट इसी पे बवाल काटे हैं। सोचिए, मैंने कहा था ना आपको, आप माथा पीट लेंगे सोच के कि इस चीज पे इतना बवाल हुआ है। आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री को अब नरवणे के भाई अगर मान रहे कि ये पूरी घटनाक्रम ठीक है, नरवणे के फोन से लेकर रक्षा मंत्री का जवाब आने तक कि जो करना है करो, खुली छूट है। उस बीच में रक्षा मंत्री PM से उनकी कब बात हुई नहीं हुई, PM कहां थे नहीं थे, संपर्क हो रहा था नहीं हो रहा था, कोई मीटिंग हुई क्या हुई, कुछ नहीं पता है राहुल गांधी को। और आप सोचिए, PM ने तब खुली छूट दी जब चीन के टैंक सामने से आ रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री का यह कहना कि जो उचित लगे वो करो, यह तो क्लियर कट सेना को फ्री हैंड देना है। नरेंद्र मोदी ने ऐसी बात कहकर बता दिया कि जैसा भी एक्शन सेना को ठीक लगता है करो, हम खड़े, हम पीछे से देख लेंगे, चाहे उसका मतलब युद्ध ही क्यों ना हो। लेकिन राहुल गांधी को किसी ने कह दिया कि अगर ये बोलिएगा ना तो PM मोदी फैसला नहीं ले पाई, ये साबित हो जाएगा। PM मोदी ने सारी बात सेना प्रमुख पर डाल दिया। अरे तो सेना प्रमुख पे ही ना डालेंगे, मोदी जाएंगे लड़ने। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। वेदर द लैंड वाज टेकन और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, वील कम टू दैट। बट बिफोर वी कम टू दैट, द लीडर ऑफ द कंट्री is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders.
That is what the Prime Minister has done. यानी राहुल गांधी के हिसाब से नरेंद्र मोदी को यहां से वीडियो कॉल कर लेना चाहिए था और वहां पे जो सैनिक थे उनको बताना चाहिए था कि एक काम करो, अब दाहिने फायरिंग करो, अब बाएं फायरिंग करो, एक काम करो, अब झुक जाओ। ऐसे काम चलता है बॉस, इसीलिए आप विपक्ष में बैठे हैं। आपको पता ही नहीं है प्रधानमंत्री को क्या करना होता है, जबकि इतने साल इनके परिवार के लोग उस कुर्सी पे बैठे हैं। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी ने किन हालात में भारतीय सेना को खुली छूट। आप उस वक्त के हालात याद कीजिए। उस वक्त कोविड का दौर चल रहा था, महामारी के दौर में युद्ध का रिस्क लेना पीएम मोदी इसके लिए भी तैयार थे। पीएम मोदी ने इंटरनल पॉलिटिक्स की चिंता नहीं की और 2.5 महीने पहले ही गलवान की झड़प हो चुकी थी। झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, चीन ने अपने 45 सैनिक गंवा दिए थे। नरेंद्र मोदी ने यह भी नहीं सोचा कि अगर मैंने कह दिया है कि जो करना है उचित लगता है करो, और सेना प्रमुख ने युद्ध की तरफ आगे बढ़ गए। कोविड का काल चल रहा है, कैसे सेना मूव करेगी, क्या होगा, नहीं, उन्होंने भरोसा किया सेना पे, सेना प्रमुख पे कि जो तो आपको ठीक लगता है आप कीजिए। इन सब के बावजूद पीएम मोदी बैकफुट पर नहीं आए, सेना को खुली छूट। लेकिन राहुल गांधी इसे खुली छूट नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जबकि यही राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह कह रहे थे कि पीएम मोदी ने सेना के हाथ बांध दिए। इनका हिसाब ही समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को हर वक्त इंस्ट्रक्शन देना है या इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। आप सुनिए राहुल गांधी का 2 विरोधाभासी बयान। मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। द लैंड वाज टेकन और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, विल कम टू दैट। बट बिफोर वी कम टू दैट, द लीडर ऑफ द कंट्री is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. You went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. देखिए, कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे पीएम मोदी ने सेना का साथ नहीं दिया, लेकिन उनके बयान से साफ स्पष्ट है कि उन्होंने खुली छूट दी और उसका असर क्या हुआ ये भी आप देख लीजिए। कांग्रेस ने जो मैगजीन के 39 पन्नों की पीडीएफ फाइल शेयर की है, उसमें साफ साफ बताया गया कि कैसे भारत ने चीन को बैकफुट पर ला दिया। एमएम नरवणे के ऑर्डर पर टैंक तैनात कर दिए गए। टैंक ऐसी जगह तैनात किए गए जिससे चीन को साफ साफ पता चले कि अगर वो कोई भी एक्शन करते हैं तो उनकी तैनाती वाली जगहों पर सीधा हमला किया जाएगा। चीन की तरफ से लाइटर टैंक्स लगाए गए थे और भारत की तरफ से मीडियम टैंक्स लगाए गए थे, जिससे भारतीय सेना को चीन पर बढ़त मिल गई। एमएम नरवणे के हवाले से कहा गया कि जो चीन के टैंक्स आगे बढ़ रहे थे वो रुक गए। ये पूरा खेल एक पैंतरा था जिसमें चीन ने पहले हार मान ली। यानी पीएम मोदी की खुली छूट और सेना की ताकत ने चीन को पस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना यही बात कह चुकी है कि उन्हें पॉलिटिकल नेतृत्व की तरफ से खुली छूट मिली हुई थी, और जब फ्री हैंड मिलता है तो क्या होता है, यह बात पाकिस्तान के तबाह हुए एयरबेस बता चुके हैं। राहुल गांधी पहले डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ के बहाने, फिर नरेंद्र सरेंडर और डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों से पीएम मोदी को फंसाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि पीएम मोदी ने तो मदर ऑफ ऑल डील कर के डंका बजा दिया तो राहुल गांधी चीन का मुद्दा ले आए। लेकिन इसी में राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब में असल में क्या छपा है ये वही बता सकते हैं। जैसे अब तक चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी यही माहौल बनाते थे कि पीएम मोदी के राज में चीन ने भारत की जमीन हथिया ली, लेकिन एमएम नरवणे कई मौकों पर राहुल गांधी के इस दावे को खारिज कर चुके हैं और साफ कह चुके हैं कि नॉट एन इंच ऑफ टेरिटरी वॉज लॉस्ट, यानी मौजूदा झड़प में चीन से कोई जमीन भारत ने नहीं गंवाई। इसी मुद्दे को लेकर पिछले साल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुका है, पूछ चुका है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। उन्होंने ठान लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं नरेंद्र मोदी डरपोक है साबित कर दूंगा। बस पार्टी हारे पार्टी जीते क्या फर्क पड़ता है। बजट आया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो चीन पे बात करूंगा 6 साल पुरानी घटना पे। जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ गई तो अब राहुल गांधी जमीन हथियाने की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो नए तरीके से पीएम मोदी को घेरने चले। आप सुनिए, पिछले साल मार्च में मैंने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे का एक पॉडकास्ट किया था और खुद सेना प्रमुख ने, किताब तो छपी नहीं, किताब तो किसी ने देखी नहीं सुनी नहीं, लेकिन मेरे पॉडकास्ट पे खुद सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने राहुल गांधी के दावों की कैसे धज्जियां उड़ाई थी आप सुनिए। वो तो सामने बैठ के बोल रहे हैं, किताब तो पता नहीं कहां है। आज भी एक कंट्रोवर्सी नहीं खत्म हुई, वो ये कि चाइना ने भारत की जमीन पे कब्जा किया हुआ है
और राहुल गांधी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक सब ये दावा करते हैं कि भाई चीन ने भारत की ज़मीन हथिया ली है। क्या ऐसा हुआ है? चीन भारत की ज़मीन कब्जाए बैठा है? ये सभी जैसे आप कह रहे मीडिया रिपोर्ट्स है, और मीडिया के सामने जो लोग हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक इन लोगों को ग्राउंड सिचुएशन का मालूम नहीं होगा, और फिर से मैं कहूँगा कि आप इतिहास पढ़ें। उसके बाद ये सेंटिमेंट था सर कि थोड़ा तगड़ा जवाब दिया जाए इनको। जवाब तो हमने दिया जब हमने वो काउंटर एक्शन किया, कैलाश रेंज ऑक्यूपाई किया, लेकिन मेरे ख्याल से जो पहला एक्शन हुआ है और जिनमें उनको भी नुकसान पहुंचा है, उसके बाद उनको भी पता चल गया था कि ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है ये इतने अभी आगे चलेगी नहीं, तो उन्होंने भी फिर ठंडे पड़ गए थोड़े एक किस्म से। और अगर देखो तो उसके बाद एक और किस्सा हुआ था दिसंबर 22 में ईस्टर्न सेक्टर में, लेकिन उसके बाद जहाँ तक मुझे मालूम है सारे इन इलाकों में जो प्रोटोकॉल है अभी फिर से अब अपनाए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। सेना प्रमुख खुद बता रहे हैं, जिन एमएम नरवणे के हवाले से राहुल गांधी मामला बनाना चाह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं भाई कोई जमीन नहीं गई भारत की और हमने चाइना को ठंडा कर दिया। तो बिना पॉलिटिकल नेतृत्व के फ्रीडम मिले या उनकी बैकिंग के सेना ने ठंडा कर दिया। भाई सेना को कहा गया ना कि भाई आपको जो करना कीजिए, उन्होंने ठंडा कर दिया। हमारे सेना का शौर्य है। अब आप सोचिए ऐसा ठंडा मामला राहुल गांधी गर्म करके बेचना चाह रहे हैं। मतलब जब ठंड में सारी दुनिया कॉफी और चाय की दुकान ढूंढती है, राहुल गांधी जो है वो आइसक्रीम का ठेला लगाने निकले कि नहीं भाई हम तो आइसक्रीम खिलाएंगे आपको। फिर कहेंगे कि अरे आइसक्रीम कोई खरीदता क्यों नहीं? अरे भाई कोई कैसे खरीदेगा? ठंडा है, लोग कॉफी पीना चाह रहे हैं। आप पब्लिक सेंटिमेंट ही नहीं समझ रहे। खैर ये तो उदाहरण से समझा रहा था, सच में थोड़ी आइसक्रीम बेच रहे हैं। लेकिन पाठशाला में अब अगला चैप्टर। बंगाल में मोदी के लिए लोगों ने ऐसा क्या किया कि ममता दंदनाती दिल्ली पहुंच गई और गदर क्यों काट दिया? इधर ममता भिड़ने के मूड में उधर बंगाल के ओवैसी ने हिंदुओं से माफी क्यों मांग ली? अब इसका चैप्टर देखिए। इंडी वालों में इस बात की रेस लगी रहती है कि नरेंद्र मोदी से लड़ते हुए कौन सबसे ज्यादा आगे दिखे। एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्होंने आज नरेंद्र मोदी के सामने संसद में बवाल काटा, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जिन्होंने आज दिल्ली में ही चुनाव आयोग के सामने गदर काट दिया। ममता बनर्जी वैसे तो दिल्ली कम ही आती हैं, लेकिन इस बार बंगाल में मोदी के लिए लोगों ने क्या कर दिया कि ममता बनर्जी अचानक दंदनाती हुई दिल्ली पहुंच गई और ऐसा गदर काट दिया कि सब हैरान रह गए। कैसे ममता बनर्जी आज कभी पुलिस से भिड़ रही थी, कैसे चुनाव आयोग को कोस रही थी, आज क्या क्या हुआ है ममता बनर्जी ने जिस तरह से ये सब किया, वो सब आपको दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी के लिए बंगाल में जो जन सैलाब उमड़ा है उससे ममता की घबराहट बढ़ गई है क्या? ममता बनर्जी ने आज दिल्ली आकर काले कपड़े क्यों पहन लिए? काले कपड़े पहनकर नरेंद्र मोदी बीजेपी और चुनाव आयोग को ऐसा कोसने लगी जैसे कि बंगाल में उनके लिए भूचाल आ चुका है, जिसने उनकी सियासी जमीन हिला दी हो। वैसे तो बहुत दिनों से ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ममता इस तरह से दिल्ली आकर धमक जाएंगी और बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग तक सबको दिल्ली में एक तरह से धमकाने लगेंगी। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर बंगाल के लोगों को परेशान करने का आरोप लगा दिया, बीजेपी पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगा दिया, चुनाव आयोग को बंगाल में बीजेपी का टूल किट बता दिया और आखिर में मुख्य चुनाव आयोग को घमंडी और झूठा तक कह दिया। चुनाव आयोग से मिलने के लिए दिल्ली आई ममता बनर्जी ने आज कैसे भयंकर बवाल काटा, कैसे हंगामा किया है, क्यों ये हुआ है, बंगाल के ओवैसी जो है वो क्यों हिंदुओं से माफी मांग रहे हैं, बंगाल में एसआईआर पे क्या हुआ है, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को मौत दिया, निकाल दिया। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लोग जायगा दीजिए, हम भेज देता है। ममता बनर्जी इस वक्त दंदनाते हुए हर जगह घूम रही हैं। लोग अभी ईडी की उस रेड को भूले नहीं है जिसमें दंदनाते हुए ममता बनर्जी आई थी और फाइलें लेकर चली गई। अब उसी टाइप का गदर ममता बनर्जी ने दिल्ली में काट दिया।
ममता बनर्जी को आज दिल्ली आकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना था। 4 बजे की मीटिंग फिक्स थी, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली की सड़कों पर वैसा ही माहौल बना दिया जैसा कि वो बंगाल में करती है। आप तस्वीरें देख लीजिए। ममता बनर्जी जब चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंची तो पूरी सेना लेकर पहुंच गई। अपने भतीजे को, अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को, सबको लेकर ममता बनर्जी पहुंच गई। और उसमें भी गजब यह कि सबने काले कपड़े पहने हुए थे। ममता बनर्जी ने भी काली शॉल ओढ़ ली। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी अपने साथ 13 परिवारों को भी लेकर आई थी। सब काला काला पहने थे। मैं पाठशाला में पहले से काला पहनता हूं, मैं उनके साथ थोड़ी गया था। हालांकि इसको लेकर ममता बनर्जी का आरोप है कि इन लोगों के नाम बंगाल के SIR में काट दिए गए और इन्हें मृत बता दिया गया। ममता बनर्जी चुनाव आयुक्त से मिली, लेकिन मीटिंग के बाद उन्हें कोसने लगी। घमंडी, अहंकारी, न जाने क्या क्या कहने लगी। ममता बनर्जी कैसे चुनाव आयोग से मीटिंग के बाद चुनाव आयुक्त पर फट पड़ी, सुनिए एक बार। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। ममता बनर्जी ने दिल्ली में यह भी आरोप लगाया कि उनकी बात ही नहीं सुनी, उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, इसलिए प्रतिनिधिमंडल ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। लेकिन चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त धैर्यपूर्वक सभी सवाल सुन रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी कथित तौर पर गुस्से में आ गई। मेज पर उन्होंने हाथ मारा और बिना जवाब सुने बैठक छोड़कर चली गई। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी ने CEC को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। ममता बनर्जी बैठक छोड़कर निकल आई। उन्होंने BLO और नाम कटने जैसे मुद्दे उठाए। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि TMC विधायक खुलेआम आयोग के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। जो अधिकारी इलेक्शन का काम समय पर पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR तक नहीं कर रहे हैं। ECI से सलाह किए बिना 3 इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर का ट्रांसफर कर दिया है। यानी चुनाव आयोग ने पूरे ड्रामे की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि ममता बनर्जी तो यह हंगामा करने आई थी कि चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा है। उल्टे चुनाव आयोग ने बता दिया कि ममता बनर्जी के लोग क्या क्या कर रहे हैं, चुनाव आयोग को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जिस तरह से इस वक्त बंगाल में फंसी है, उसमें उनके सामने इसी तरह के हंगामे और ड्रामे का ऑप्शन शायद रह गया है। ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तो हंगामे की पूरी तैयारी करके आई थी। आप देखिए कि दिल्ली आने से पहले ही चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी अपने साथ पश्चिम बंगाल से 100 लोगों को लेकर आई, जिनके नाम SIR में काट दिए गए। ममता बनर्जी का आरोप है कि इसमें से 50 लोगों को मृत दिखाकर नाम काटा गया है, जबकि 50 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में SIR के चलते किसी की मौत हो गई। ममता बनर्जी के साथ आए परिवार को बंग भवन में रुकवाया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बंगाल से आए लोगों को प्रताड़ित कर रही है, जिसके बाद वो मीडिया के कैमरों के साथ बंग भवन पहुंची। इस दौरान ममता बनर्जी ने बंग भवन के बाहर सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों से बहस भी की। ममता बनर्जी ने क्या कहा, वहां क्या हुआ, आप देखिए। दिल्ली की सड़क पे गजब गजब हुआ है भाई। क्यों, क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको, आप तो इधर में तो भाग क्यों रहा? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जत, तो हम भी जब तक हम काम लेना चाहता है, लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुन के हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लोग जाएगा दीजिए, हम भेज देता है। एक ठीक नहीं है। आप जो जगह में लोग रहता है, आप उधर में जाके सब वहां से तंग किया है।
मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया। दिल्ली पुलिस भी हैरान होकर देख रही कि क्या हमने कर दिया भाई कि ऐसा डांट पड़ रही है, ऐसी डांट पड़ रही है। दिल्ली पुलिस पर भड़कने के बाद ममता बनर्जी बंग भवन भी पहुंची। यहां उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जो लोग उनके साथ चुनाव आयोग में मिलने के लिए आए हुए। ममता बनर्जी ने सभी को भरोसा दिया कि वो उनके साथ है। जहां जहां गई सब कुछ कैमरे पे रिकॉर्ड होता रहा, सब कुछ दिखता रहा कि भाई ये हुआ ये हुआ। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था, लेकिन उन्होंने बीच सड़क पर ही माइक थाम लिया और बीजेपी के साथ चुनाव आयोग पर निशाना साधने लगी बीच सड़क पे। देखिए क्या हुआ है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो तब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। डेली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया, और 50 ले आया जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। भाई अगर गलती से डेथ दिखा दिया है या गड़बड़ी है तो रिवीजन में नाम डलवा दीजिए। यहां दिल्ली लाने से क्या होगा? ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस बंगाल से आए लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के ममता बनर्जी के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बंग भवन में किसी के भी आने जाने पर कोई रोक नहीं है। सुरक्षा कर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया। गड़बड़ी रोकने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर पुलिस तैनात है। यही बात बीजेपी भी कह रही है कि अगर लोगों को परेशान करने के कोई सबूत हो तो ममता बनर्जी दिखा दें। ममता बनर्जी के हंगामे को बीजेपी ने ड्रामा करार दिया। सुनिए सुकांता मजूमदार, केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी से, वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा ही ड्रामा करती है, ये तो नई कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आके भी ड्रामा किया। उन्होंने पहले सुबह बोला कि दिल्ली पुलिस बंग भवन के अंदर घुसकर एक लोगों को एक रूम में जाके पूछताछ कर रही थी। तो हमने तो बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखाओ क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस। लेकिन ड्रामे से राजनीति नहीं चलता, देश नहीं चलता। ममता बनर्जी इसको पश्चिम बंगाल समझ रहे हैं। अब आप देखिए कि ममता बनर्जी आई थी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने, फिर उनके ऊपर आरोप लगाने लगी 100 परिवारों को बंगाल से दिल्ली लाना और चुनाव आयोग ले जाना। इस सब को बीजेपी इसलिए ड्रामा कह रही है क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से शिकायत कर रही है, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार से भी उनको शिकायत है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी रिट दाखिल की है। एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसदों डोला सेन और डेरेक ओब्रायन ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी है। टीएमसी सांसदों और ममता बनर्जी की याचिकाओं पर 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की भी संभावना है। एसआईआर पर ममता बनर्जी की दाल गलती हुई नहीं दिख रही। उधर बंगाल के ओवैसी कहे जाने वाले हुमायूं कबीर सिरदर्द अलग बन गए। पहले हुमायूं कबीर ने अलग पार्टी बनाकर ममता के मुस्लिम वोट गायब कर दिए। अब हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बता दिया है। बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने हिंदुओं से माफी भी मांग ली और कह दिया कि उन्होंने ममता बनर्जी के कहने पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। हुमायूं कबीर ने एक रैली के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मैं अपने उस बयान के लिए दिल से माफी मांगता हूं। हुमायूं कबीर जानबूझकर कभी ऐसी कोई बात नहीं कहेगा। 1 मई 2024 को दिए गए बयानों के लिए मुझे खेद है। कई हिंदू लोगों को लगता है कि मैं हिंदुओं से नफरत करता हूं, लेकिन 42 साल के राजनीतिक अनुभव के साथ मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तक हुमायूं कबीर को बंगाल का ओवैसी कहा जा रहा था, लेकिन अब ममता बनर्जी की मुसीबत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ओवैसी की पार्टी अब हुमायूं कबीर के साथ आने वाली है। और इसका सीधा मतलब यह है कि जो खेला बिहार में हुआ था और हुमायूं कबीर के टीएमसी छोड़ने के बाद जिस बात का डर ममता बनर्जी को लग रहा था, क्योंकि ओवैसी की पार्टी अब हुमायूं कबीर के साथ आने वाली है, वो हो सकता है। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मेगा अलायंस रैली की। इस रैली में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी हिस्सा लिया। ओवैसी की पार्टी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष इमरान सोलंकी बेलडांगा में हुमायूं कबीर की रैली में एक मंच पर साथ नजर आए। ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर हुमायूं कबीर ने बड़ी बात भी कही। हुमायूं कबीर ने कहा कि ईद के बाद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ब्रिगेड में रैली करेंगे। यानी बंगाल में अब सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री होने जा रही है। और यही सारी परेशानियां, एक तो नरेंद्र मोदी बंगाल में जो
सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, उसमें भयंकर भीड़ आ जा रही है। दूसरी तरफ SIR को लेकर ममता बनर्जी परेशान है, तीसरी तरफ हुमायूं कबीर, चौथा ओवैसी बंगाल में आ रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इस बार बंगाल के चुनाव को दिलचस्प बना रहा है, जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाऊंगा उधर बलोच आर्मी ठोक रही, इधर टीम इंडिया से वर्ल्ड कप में ठुकाई का ऐसा डर, पाकिस्तान ने सरेंडर ही कर दिया क्या? इंडिया से वर्ल्ड कप में खेलने से मना करने वाले पाकिस्तान का कैसे भूत बना देगा ICC? बलूचिस्तान में मुनीर के फौजी पिट रहे, भाग रहे, इस बार बलूचिस्तान में निपट ही जाएगा क्या पाकिस्तान? अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी की मार से बचने के लिए मुनीर ने हर हथकंडा आजमा लिया, लेकिन मुनीर का कोई पैतरा चल नहीं रहा है। पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि उधर बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को धुआं धुआं कर दिया है, इधर टीम इंडिया से वर्ल्ड कप में ठुकाई का ऐसा डर है कि पाकिस्तान ने एक तरह से सरेंडर ही कर दिया। कि बलोच आर्मी जिस तरह से पाकिस्तान को ठोक रही है, उसे छुपाने के लिए पाकिस्तान अब क्रिकेट का सहारा ले रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप तो खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा कह रहा है। भाई पहले तो तुम कह रहे थे पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, अब एक मैच पे आ गए। मकसद यह है कि BLA के हमलों से पब्लिक पाकिस्तान की जो है उसका ध्यान भटकाना, लेकिन भारत से नहीं खेलने का फैसला बैकफायर हो गया। फैसले से पाकिस्तान पर भयंकर जुर्माना लग सकता है। जुर्माना भरने के लिए IMF से लोन भी मांगना पड़ जाएगा भाई को, क्योंकि ये तो भिखारी देश है। यानी एक तरफ बलूचिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर रणनीति बनाकर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ऐसा ब्लंडर कर दिया कि पाकिस्तान में इनका क्रिकेट ही खत्म हो जाए। पाकिस्तान में तो पब्लिक खुद ही सरकार के पीछे पड़ गई कि भाई ये क्या बात हुई। लोग ये भी कह रहे हैं कि हार के डर से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया। मतलब कुल मिलाकर क्रिकेट के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक पाकिस्तान की छीछा लेदर हो रही है, पाकिस्तान की पिटाई हो रही है। आपको सब बताऊंगा विस्तार से। पाकिस्तान को झटके पे झटके लग रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए अभी अभी एक और बुरी खबर आई है, वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी से फोन पर बात की है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। सर्जियो गोर ने मोदी और ट्रंप की फोटो पोस्ट करके यह जानकारी दी और लिखा है स्टे ट्यून्ड। लिखा है प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, स्टे ट्यून्ड। यानी क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है। आपको एक बात और बता दूं कि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया गेट की तस्वीर पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। ट्रंप ने इंडिया गेट की तारीफ करते हुए इसे खूबसूरत बताया था। इंडियाज ब्यूटीफुल ट्रायम्फल आर्क, आर्स विल बी ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। यानी ट्रंप इंडिया गेट की तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप और नरेंद्र मोदी की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है और सर्जियो गोर ये कह रहे हैं कि स्टे ट्यून्ड, यानी कुछ बड़ी खबर आने वाली है। तो बेचारे मुनीर ने और शहबाज ने इतने तलवे चाटे डोनाल्ड ट्रंप के, खबर यहां आने वाली है। बताइए भाई, मुनीर तो ट्रंप के ही भरोसे बैठा था, अब ट्रंप ने भी खेल शुरू कर दिया। उधर पाकिस्तानी पब्लिक भयंकर गुस्से में है। शहबाज और मुनीर ने सोचा था कि क्रिकेट में पब्लिक को उलझा देंगे, बलूचिस्तान का हमला पब्लिक भूल जाएगी, लेकिन यह चाल उल्टी पड़ गई। पाकिस्तान ने ICC वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला किया तो पब्लिक ने इस पर अपनी ही सरकार को घेर दिया। पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं कि सरकार ने पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म करने की सुपारी ले ली है। भारत से नहीं खेलने के पीछे कोई लॉजिकल वजह नहीं है। अगर हिम्मत थी तो सरकार वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देती। भारत के खिलाफ नहीं खेलने से पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। ICC अब पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट कई साल पीछे चला जाएगा। यानी शहबाज और मुनीर ने जो सोचा था उसका उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान में लोग अलग भड़क गए, अपनी ही सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सुनिए एक बार फिर आपको बताता हूं कि ICC इनका कैसे भूत बना देगा अगर ये नहीं सुधरे तो। भाई पूरा T20 वर्ल्ड कप कैसे बायकॉट करेगा? भाई भिखारी देश है, जो पैसा लेना है वो भी तो लेना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान तो कर दिया कि वो वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, लेकिन अभी तक ICC को ऑफिशियल तौर पर कम्युनिकेट नहीं किया है। लेकिन ICC ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी। ICC कह रहा है कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक संपर्क नहीं साधा गया है। ICC राष्ट्रीय नीतिगत मुद्दों पर सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन यह फैसला क्रिकेट टूर्नामेंट की साख और पाकिस्तानी प्रशंसकों के हित में नहीं है। पाकिस्तान को इसके लॉन्ग टर्म गंभीर परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। इसका असर ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर पड़ेगा, जिसका खुद पाकिस्तान एक हिस्सा है और पाकिस्तान इससे लाभ भी उठाता है। यानी ICC ने पाकिस्तान के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और पहले ही इशारा कर दिया कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ये वो तीर है जो घूम के पाकिस्तान की तरफ ही जाएगा। भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में नहीं खेलने का फैसला पाकिस्तान में क्रिकेट का अंत कर सकता है,
क्योंकि ये कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट है जहां कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ा रहता है तो आईसीसी के पास भी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का भूत बन जाएगा। आप देखिए कि आईसीसी से पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिलता है वो रोका जा सकता है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 320 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होने से 200-250 करोड़ का नुकसान अलग हो सकता है। आईसीसी पाकिस्तान को यह नुकसान भरने के लिए कह सकता है कि तुम्हारी वजह से मैच नहीं हुआ, भरो इसका पैसा। आईसीसी विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी देने पर रोक लगा सकती है। इससे पाकिस्तान के पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी खेल नहीं पाएंगे। पीएसएल की मान्यता को भी आईसीसी रद्द कर सकता है। पाकिस्तान को एशिया कप से भी बाहर किया जा सकता है। दूसरे देशों के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने पर भी बैन लग सकता है। पाकिस्तान से आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी भी छीनी जा सकती है। यानी अगर पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पाकिस्तान में क्रिकेट का दी एंड हो जाएगा भाई। और अगर आईसीसी ने पाकिस्तान पर एक्शन लिया तो पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ियों में बगावत हो सकती है। जो जुर्माना लगेगा उसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ से और लोन लेना पड़ जाएगा। आईएमएफ कहेगा कौन बात कर लोन जी, तुम क्रिकेट नहीं करोगे, लोन हम देंगे। भारत के खिलाफ नहीं खेलने पर पाकिस्तान पर गजब गजब मीम भी बन रहे हैं। एक मीम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत के आगे सरेंडर करते दिखाया गया है। इंडियन कैप्टन कुर्सी पर बैठे हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी घुटनों के बल उसके सामने झुके हुए हैं। लिखा है सरेंडर। पाकिस्तान के सरेंडर का एक और मीम देखिए। इसमें दिखाया गया कि 1971 में पाकिस्तानी सेना ने 13 दिन में भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में 26 मिनट में पाकिस्तान सरेंडर करके चिल्लाने लगा था। और वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान ने बिना खेले ही सरेंडर कर दिया। एक मीम में दिखाया गया कि भारत के खिलाफ न खेलने की असली वजह इंडियन बैटिंग है। इसमें दिखाया गया कि अभिषेक शर्मा ने 9 बार 25 बॉल में हाफ सेंचुरी ठोक दी है, जबकि पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 8 बार ऐसा कर पाई है। एक मीम में रजनीकांत को इंडियन बैटर दिखाया गया है जो पाकिस्तान से मैच नहीं होने पर गुस्से में है कि होता तो मजा चखा था। वहीं पाकिस्तानी बॉलर्स भारत से मैच नहीं होने पर राहत की सांस ले रहे हैं कि अब धुलाई नहीं हो। एक मीम में पाकिस्तानी बॉलर शाहीन अफरीदी को नाचते हुए दिखाया गया कि चलो अच्छा हुआ भारत के बल्लेबाज हमारी धुलाई नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो इस देश की इज्जत है नहीं, लेकिन फिर भी पब्लिक बेइज्जत करने का मजा तो ले रही है। अब ये यू टर्न मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भिखारी है। इसको समझ में आएगा कि मेरा पैसा जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। सर अभी खेलता हूँ, चिंता मत कीजिए। तो अभी नाउम्मीद मत होइए, हो सकता है इंडिया पाकिस्तान मैच हो भी जाए। देखिए क्या क्या होता है।